नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग बिहार बोर्ड के, ठीक है, बिहार बोर्ड का कक्षा 9 का हिंदी पढ़ेंगे। और आज हम लोग हिंदी का पद का बुक पढ़ेंगे और पद में पढ़ेंगे हम लोग चौथा अध्याय पलक पावड़े। ठीक है, तो जो भी 9th क्लास के बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेखक परिचय देखेंगे, फिर कविता का पाठ करेंगे, भाव समझेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। तो प्रश्न उत्तर को और शब्दार्थ को आपको अपने फेयर कॉपी में लिखनी है और उसे याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय पलक पावड़े। तो ये अध्याय जो है लिखा गया है किनके द्वारा? अयोध्या प्रसाद हरिओत के द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिओत के द्वारा। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, हरिओत का जन्म जो है उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ पे? आजमगढ़ जिले में हुआ था। और आजमगढ़ जिले में कहाँ पे? निजामबाद में हुआ था 1865 ईस्वी में। और उनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो घर पर ही चाचा बस्त सिंह के सानिध्य में पाई। यानी कि इनके चाचा जी जो थे वही इनको पढ़ाते थे। घर पर ही संस्कृत फारसी का अध्ययन किया। तो इन्होंने किस किस भाषा का अध्ययन किया था? संस्कृत और फारसी का। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज गए थे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। किंतु जो है कि अव्यवस्था के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, पूरी पढ़ाई नहीं कर सके थे। और उन्होंने कानून का भी पढ़ाई की और 1889 ईस्वी में कानून गो के पद पर नियुक्त हुए थे। यूपी में एक पद होता है कानून गो, तो वहां पे ये नियुक्त हुए थे कानून गो के पद। लेकिन हरिओत जी का मन पढ़ने पढ़ाने में अधिक लगता था और इसलिए जो है उन्होंने स्कूल में भी और विश्वविद्यालय में भी प्रधानाध्यापक का कार्य किया। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अवैतनिक प्रधानाध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे देखिए अवैतनिक यानी कि बिना कोई पैसा लिए हुए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला था। सन 1947 ईस्वी में हरिओत जी चल बसे, अर्थात भारत को जिस समय आजादी मिली उसी साल उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हरिओत जी ने अनेक विधाओं में रचना की है। विधा मतलब अनेक अलग अलग विधा होता है, तो उसमें रचना की है उन्होंने। उनकी प्रमुख काव्य कृति कौन कौन है? तो प्रिय प्रवास, उसके बाद चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपते आदि, ये सभी क्या थी? उनके प्रमुख कृतियां हैं। और उन्होंने प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और आदि खिला फूल नामक उपन्यास भी लिखे हैं। तो उपन्यास में पूछेंगे कौन कौन लिखा है? तो प्रेम कांता, इसके भी लेखक कौन है? हरिओत जी ही है। ठेठ हिंदी का ठाठ इनके भी, और अध खिला फूल, ये तीनों उपन्यास है हरिओत जी का। प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, ठीक है, परिणय मतलब विवाह होता है, रुक्मणी परिणय उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ये दोनों उनके नाटक हैं। और हरिओत जी ने कबीर रचनावली का संपादन भी किया, जिसकी उपादेयता आज तक बनी हुई है। ठेठ हिंदी का ठाठ ICM के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, यानी कि इंटरनेशनल जो होता है उसमें भी पाठ्यक्रम में ये शामिल है, ठेठ हिंदी का ठाठ। खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में हरिओत का नाम महत्वपूर्ण है। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में साहित्य के क्षेत्र में आने वाले हरिओत आरंभ में नाटक तथा उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए, परंतु उनकी प्रतिभा का विकास वस्तुतः कवि के रूप में हुआ। हरिओत को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास के कारण मिली थी। यानी कि अगर इनका सबसे ज्यादा प्रतिष्ठि अगर किसी में मिला है तो वो किसके कारण मिला है? तो प्रिय प्रवास के कारण मिला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, इनकी ही रचना है प्रिय प्रवास।
और इसी काव्य कृति के कारण उन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय मिला। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो हरिओं जी को कहा जाता है। खड़ी बोली को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचना में उसके कई रंग भरे और संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की। तो एकदम बोलचाल की खड़ी बोली अपने चौबदे में, तो चौबदे में भी खड़ी बोली का ही यूज किया था, यानी कि उपयोग किया था। प्रस्तुत काव्य, तो आज जो हम लोग काव्य पढ़ रहे हैं कौन सा? पलक पावड़े में प्रकृति का व्यापक मनोहारी रूप प्रकट हुआ है और इस कविता में प्रकृति सौंदर्य प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव संश्लिष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग कविता। तो इस कविता को आपको हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद भी करनी है, ठीक है। तो पलक पावड़े, सबसे पहले कविता शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं ये कविता किस रूप में है। तो यह कविता जो है, इस कविता में कवि ने प्रातः काल यानी भोर के समय में प्रकृति में होने वाले सौंदर्य परिवर्तन और उल्लास का अत्यंत सजीव एवं मनमोहक वर्णन किया है और कवि को लगता है कि आज की सुबह आम दिनों से अलग है। संपूर्ण प्रकृति सज धज कर किसी विशेष प्रिय अतिथि का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े अर्थात आंख बिछाकर सहर्ष इंतजार कर रहे हैं, यानी कि छिपाए खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। तो कविता का नाम है पलक पावड़े। इनकी पहली पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। आज क्यों भोर है बहुत भाता, आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, कवि सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रश्न करते हैं कि कवि जो है यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि आज की भोर इतनी सुहानी और प्रिय क्यों लग रही है। आकाश में जो लालिमा छाई है वह ऐसी लग रही है मानो सूरज स्वयं स्वागत की रोली से भरी थाली लेकर किसी के स्वागत में उदित हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इस तरह क्यों चहक उठी चिड़िया, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बखेर यूं मोती। तो इसका अर्थ हो जाएगा, चिड़िया का प्रातःकालीन चहचहाना, चिड़िया का प्रातःकालीन चहचहाना नया उत्साह और उमंग भर देता है। पत्तों पर गिरी ओस की बूंदे ऐसी चमक रही है मानो प्रकृति ने स्वागत के लिए चारों ओर सच्चे मोती बिखेर दिए हैं, ठीक है। बिखेर देना मतलब क्या होता है? फैलाना। बिखेरना मतलब क्या हो जाएगा? फैला देना, ठीक है। और चहचहाना तो जानते हैं चिड़िया का आवाज होता है क्या? चहचहाना। उमंग हो गया उत्साह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल हैं बहुत फूले, किस लिए फूल हैं बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियां, भौर हैं किस भोर हैं किस उमंग में भूले। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल हैं बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली है कलियां, भोर हैं किस उमंग में भूले, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा पेड़ और पौधे अत्यंत हरे भरे दिख रहे हैं, ठीक है, और फूल पूर्ण रूप से खिले हुए हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं, भौरे खुशी से झूमते हुए फूलों पर मंडरा रहे हैं, मानो पूरा वातावरण आनंद आनंद उत्सव मना रहा है, ठीक है। अब इसका चौथा पद देखते हैं। इस कविता का चौथा पद है,
क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहां तहां थमती, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ठंडी और मंद हवा रुक रुक कर बड़े करीने से चल रही है ताकि किसी की सजावट में विघ्न न पड़े। हवा प्रकृति के कोने कोने में सुगंध बिखेरती हुई बह रही है। चलिए अगला पद में आते हैं, तो पांचवा पद है, लाल नीले सफेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों। तो इसका अर्थ हो जाएगा विभिन्न रंग, विविध रंग मतलब हो गया कोई भी रंग, अलग अलग रंग के फूलों और लताओं से धरती सज गई है। सुबह की धूप पर झील तालाब और नदियों के जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी पर सोने की सुनहरी चादर या परत बिछ गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पद है, किस लिए ठाठ बाट है ऐसा, जी जिसे देख कर नहीं भरता, किस लिए एक एक थल सज कर स्वर्ग की है बराबरी करता। चलिए अब इसका अर्थ हो जाएगा, कवि विस्मय पूर्वक पूछते हैं कि आज यह सब राशि ठाठ बाट और सजावट किस लिए है। धरती का एक एक कोना इस प्रकार सज धज गया है कि वह अपनी सुंदरता में स्वर्ग की बराबरी कर रहा है और इसे देखकर मन कभी तृप्त नहीं होता। ठीक है, और इसे देखकर उन कवि का मन कभी तृप्त नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पद है, किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन किसकी, आरती है उतारने आई। तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो कवि जो है प्रकृति का उत्सव और व्याकुलता के मतलब के होते हुए कहते हैं कि प्रातः काल कवि में जो चारों ओर चहल पहल और उल्लास और धूमधाम फैली हुई देखी है वह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है मानो आज का यह दिन किसी अति विशिष्ट अतिथि की आरती उतारने और उसका सहर्ष स्वागत करने के लिए आतुर है। चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद है, देखते राह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते हैं, आ अगर आज आ रहा है तू, हम पलक पावड़े बिछाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कवि की जो है राह देखते देखते जो है आंखें उसकी क्या होती है, थक जाती है, फिर भी वह प्रिय अतिथि की अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ, मतलब नजर नहीं आया। तो कवि अपने मन की व्याकुलता प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम तुम्हें अभी तक नहीं पा सके। ठीक है, यदि तुम आज आ रहे हो तो शीघ्र चले आओ और हम तुम्हारे स्वागत में अत्यंत आदर और प्रेम के साथ पलक पावड़े यानी कि आंख से मतलब आंखें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीका से ये कविता जो है यहीं पे समाप्त होती है। चलिए अब हम लोग इसका जो शब्दार्थ है उसे देख लेते हैं। तो आपको शब्दार्थ को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद भी करना है। तो रोली, रोली का अर्थ होता है तिलक करने के लिए पूजा में काम आने वाली सामग्री। और उमंग, उमंग का अर्थ होता है मस्ती और आनंद। बखेर, बखेर का अर्थ होता है बिखेरना। बेली, बेली का अर्थ होता है लता। और बहली, बहली का अर्थ होता है बहलाना। पलक, पलक तो जानते ही हैं, आंख का जो पलक होता है। और पावड़े का अर्थ होता है स्वागत, कुमकुम इत्यादि बिखेरना, यानी स्वागत के लिए कुमकुम आदि यानी रंगोली वगैरह बनाना। और तमाम का अर्थ होता है सभी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर को भी आपको हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। कवि को भोर क्यों भा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत स्वाधीन हो चुका है, प्रथम सूर्योदय का पहर है, इसलिए कवि को भोर अच्छा लग रहा है।
मन को भा रहा है, कवि आजादी के इस पावन भोर पर मन ही मन प्रसन्न है और इसकी सुंदरता उसके हृदय को पुलकित कर रही है। इस भोर के पावन बेला में कवि अतिशय प्रसन्न है। सारी जनता प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। सारा राष्ट्र आज चिर प्रसन्न होकर आनंदमय सुहावन भोर के अवसर पर अपने आप को धन्य धन्य मान रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। रोली भरी थाली का आशय स्पष्ट, मतलब आशय क्या है, क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति के मनोहारी रूप का कवि अपनी कविता में चित्रण कर रहा है। प्रकृति के रूपों का प्रतीक में प्रयोग कर कवि अपने भावों को मूर्त रूप देने में सफल रहा है। जब प्रातः काल में सूरज पूरब दिशा में उगता है तब आकाश लालिमामय दृष्टिगत होता है, अर्थात लाल लाल दिखाई देता है और प्रतीत होता है कि आकाश रूपी थाली में रोली भरा हुआ है। यहाँ कवि प्रतीक प्रयोग कर प्रातःकालीन सूर्योदय की सुषमा और आकाश का रूपक चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार छायावादी भाव भी इस कविता में प्रकट हो रहा है। कवि प्रकृति वर्णन में सफल रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कवि को प्रकृति में हो रहे परिवर्तन किस रूप में अपूर्ण अर्थपूर्ण जान पड़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में महाकवि हरिओध जी ने प्रकृति के माध्यम से जीवन में हो रहे परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। प्रकृति परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन बातों की चर्चा कवि ने अपनी कविता में सूक्ष्मता से किया है। कवि भोर के समय आसमान में पसरी लालिमा से काफी प्रसन्न है और सूरज की लाली से आकाश ने रोली से भरी हुई थाली का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। इसी में आगे है, पेड़ों पर पक्षियों के कलरव से मन प्रसन्न हो उठता है। जन जन का हृदय उमंग से भर जाता है। ओस से युक्त पत्तियां मोती सदृश दृष्टिगत हो रही है। हरे भरे पेड़ अधिक मात्रा में खिले फूल, अधकिला कलियों की सुंदरता और भौरों का उमंग में शुद्ध बुद्ध खो देना आदि पंक्तियां अर्थपूर्ण भाव प्रदर्शित कर रही है। हवाएं थम थम कर बह रही है, सर्वत्र कोने कोने में मलय बयार की महक व्याप्त है। इसी में आगे है, लाल नीले सफेद फूलों से लदी हरी पत्तियों से युक्त लताओं की डंडियां मन को बहला रही है। झील, तालाब और नदियों का जल प्रातः की सूर्य किरणों के कारण सुनहली चादर का रूप धारण कर लिया है। लगता है कि जब जल नहीं सुनहली चादर बिछी है, यह जल नहीं बल्कि सुनहली चादर बिछी है। चारों तरफ ठाठ बाट का साम्राज्य है। इस दृश्य को देखकर सभी प्रसन्न नजर आते हैं। भारत भूखंड का एक एक हिस्सा सज धज कर आज स्वर्ग की बराबरी कर रहा है। कवि इस चहल पहल से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए स्वयं से प्रश्न पूछता है कि आज सबके दिल में कैसी चाह बढ़ गई है। सभी लोग किसकी आरती उतारने के लिए आतुर हैं। छायावादी भाव का भारतीय नवजागरण और आजाद भारत की वंदना करने के लिए कवि अपलक भाव से बाट निहार रहा है। कवि स्वाधीन भारत के पावन अवसर के लिए आतुर भाव से राह देख रहा है और उसकी आंख पथरा गई है, लेकिन कवि अभी उसके पावन दर्शन पाने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। फिर कवि कहता है कि जब वह दिन आएगा तो उसकी
आगवनी में मैं पलक पावड़े बिछाए रहूंगा, साथ ही उसकी अभ्यर्थना करूंगा, वंदना करूंगा। यानी आजाद भारत की वंदना अभ्यर्थना के लिए कवि का हृदय व्यग्र है, बेचैन है, आतुर है। वह नए बिहार का इंतजार कर रहा है, नव जागरण का मंच फूकना चाहता है। वह नए सूरज की वंदना के लिए राह में अपलक भाव से खड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, हवा के कोने कोने से कार्य व्यापार कविता में बताए गए हैं। तो उत्तर, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत काव्य पाठ में महाकवि हरिओत ने हवा के माध्यम से अनेक कार्य व्यापार को पूर्ण करने का वर्णन किया है। हवाएं मंद मंद गति से बह रही है, वे जहां तहां थमते हुए यानी रुक रुक कर बह रही है। हवा सर्वत्र कोने में परिपक्वता परिव्यक्ता परिव्याप्त है। वह अपनी महक से यानी सुवास से सारे वातावरण को खुशनुमा बना रही है। इस प्रकार कवि ने हवा के कार्य व्यापार को कई रूपों में चित्रण करते हुए अपनी काव्य प्रतिभा का अपनी काव्य प्रतिभा का सुंदर परिचय दिया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, सुनहरी चादरें कहाँ बिछी हुई है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत काव्य पाठ में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का सही चित्रण किया है। झील, तालाब और नदियों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती है, तब जल का स्वरूप और सौंदर्य जल का स्वरूप और सौंदर्य स्वतः बदल जाता है। इस प्रकार कवि ने अपनी सुंदर काव्य पंक्तियों में प्रकृति का चित्र प्रस्तुत किया है। उस समय सूर्य किरणों के कारण जल का रूप सुनहला दिखाई पड़ता है और लगता है कि झील, तालाब, नदियों में जल नहीं है, बल्कि सुनहरी चादर बिछी दिखाई पड़ती है। जल ने सुनहली चादर का रूप धारण कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्रकृति स्वर्ग की बराबरी कैसे करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत काव्य पाठ में महाकवि हरिओद जी ने प्रकृति चित्रण द्वारा धरती के रूप सौंदर्य को बढ़ाकर स्वर्ग के सदृश तुलना की है। धरती पर चारों तरफ हरियाली व्याप्त है, फूलों से लगदग हरी भरी पत्तियों से युक्त लताएं धरती की सुषमा को बढ़ा रही है। झील, तालाब, नदियों का जल सुनहली चादर का रूप धारण कर लिया है। चारों तरफ प्रकृति की निराली छटा में श्रीवृद्धि हो गई है। चारों तरफ प्राकृतिक सुषमा के बीच जन समुदाय ठाठ बाट का अनुभव कर रहा है। यह भारत भूखंड, यहाँ पे अनुस्वार भी है, तो यह भारत भूखंड सज धज कर स्वर्ग की बराबरी कर रहा है और उसी प्रकार भारत की धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। चारों तरफ प्राकृतिक सुषमा से जल थल मनोहारी रूप को धारण कर रहा है, जो सबके मन को भरता है, अच्छा लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, तो प्रश्न संख्या 7 है, कवि को ऐसा लगता है कि सभी प्राकृतिक व्यापारों के प्रकट होने के पीछे कोई गूढ़ अभिप्राय है। यह गूढ़ अभिप्राय क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत काव्य पाठ पलक पावड़े में महाकवि हरिओद ने प्राकृतिक व्यापारों का
प्राकृतिक व्यापारों का अपने मन में छिपे गूढ़ भाव या रहस्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। यह प्रयास का गूढ़ रहस्य है भारत की, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम, भारत की आजादी या गुलामी की जंजीरों से मुक्त है। ठीक है, भारत के प्रथम सूर्योदयों पर कवि ने इस कविता की रचना करते हुए प्राकृतिक सुषमा को सूक्ष्म रूप में प्रकट किया है। कवि का हृदय अत्यंत ही प्रसन्न है। वह प्रथम आजादी के प्रथम प्रहर पर स्वयं का प्रसन्न चित्त मानव के रूप में चित्रण करते हुए प्रश्न की झड़ी लगा देता है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सारा राष्ट्र उमंग और जोश में अपना शुद्ध बुद्ध खोकर बेसुध पड़ा है, यानी पूरे भारत में प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार प्रकृति के मनोहारी रूपों का चित्रण करते हुए कवि ने अपने ही मन का नहीं बल्कि सारे राष्ट्र के मन की अभिलाषा को व्यक्त किया है। अपनी प्रस्तुत काव्य कृति में कवि ने समग्र भारतीय जनता की खुशियों का प्रकृति के रूपों में चित्रण करते हुए अपने मन में छिपे हुए भावों को अभिव्यक्ति देकर शब्दबद्ध किया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, कवि को किसकी उत्कंठित प्रतीक्षा है, इस पर विचार कीजिए। महाकवि हरिऔध जी स्वाधीनता के पावन अवसर की प्रतीक्षा में आतुर होकर अगवानी कर रहे हैं। कवि की हार्दिक इच्छा है कि हमारा भारत स्वतंत्र हो, सार्वभौम सत्ता से प्रसन्न हो, नवजागरण का शंखनाद हो, नई चेतना और नया विहान का नया सूरज इसकी पावन धरती पर उतरे और हम सभी इसकी हृदय से वंदना करें, पूजा करें, अभ्यर्थना करें, पथ में कुमकुम बिखेर कर अपलक भाव से अगवानी करें। और इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय के उत्कट भाव को प्रकट किया है। देखते रह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें न पाते हैं, अगर आज आ रहा है तू, हम पलक पावड़े बिछाते हैं। इन पंक्तियों में कवि की उत्कट भावना छिपी हुई। यह भाव है स्वाधीन भारत के प्रथम पहर का, ठीक है, स्वाधीन भारत के प्रथम पहर का, जिसकी आगवानी में कवि प्रतीक्षारत हैं। व्यग्र भाव से अपलक उसके बाट को निहार रहे हैं। वह पावन अवसर कवि के लिए सबसे सुखकारी है। तो यहीं पे आज की कक्षा समाप्त होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में।